बिस्तर ठीक कहते हुए रीना आवाज़ देती है, नब्या काव्या तुम दोनों आकर सो जाओ। बहुत रात हो गई है। लेकिन दोनों बहनें सोना ही नहीं चाहती हैं और कहती हैं कि मम्मी पहले हमें नानी माँ के साथ वीडियो कॉलिंग करनी है। रीना ने कहा, नहीं बेटा, नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो दवा खाकर सो गई होंगी। कल सवेरे उठकर बात कर लेना। वो दोनों बहनें माँ की बात सुनकर सोने चली जाती हैं। रीना के पति अनिल रांची में एक ऑफिस में क्लर्की की नौकरी करते हैं। नव्या और काव्या वहीं के एक स्कूल में पढ़ती हैं। उन दोनों बहनों में बहुत प्यार था। कल नव्या का जन्मदिन है और वो हर जन्मदिन पर नानी माँ से वीडियो कॉलिंग करती है। नानी माँ अपनी टूटी फूटी आवाज़ में तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू, ये गाना सुनाती थी एवं उनके लिए कुछ न कुछ उपहार ज़रूर खरीदती थी। नानी नव्या को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। नानी का जब तक स्वास्थ्य ठीक था वो 1-2 महीने में आ जाया करती थी। एक बेटी और नातिन की पसंद की चीज़ें लाना नहीं बोलती थी, लेकिन इधर कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो अक्सर बीमार रहती थी, इस कारण से वो आ भी नहीं पा रही थी। इसीलिए फ़ोन ही एकमात्र सहारा था जिसके ज़रिए वो लोग प्रतिदिन आपस में बात कर लिया करती थी। कभी कभी वीडियो कॉलिंग के जरिए देख लिया करती थी। आज नव्या और काव्या सुबह ही उठ जाती हैं और वो दोनों मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ती हैं ताकि मम्मी पापा को प्रणाम कर सकें और नानी माँ को फ़ोन करके प्रणाम कर सकें। लेकिन उस कमरे का नज़ारा ही कुछ और था। फ़ोन पर बातें कहते कहते रीना रोए जा रही थी और अनिल भी खड़े थे। अब तक दोनों बहनें भी आकर कंधे को सहलाते हुए मम्मी को सहारा देती हैं और बहते हुए आंसुओं को पोंछती हैं। लेकिन रीना लगातार रोए जा रही थी। नव्या ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, तुम इतना क्यों रो रही हो? तो रीना ने रोते रोते कहा, बेटा तुम्हारी नानी माँ नहीं रही, हम सबको छोड़कर दूर चली गई। इतना सुनना था कि दोनों ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। वो सब जल्दी से जल्दी अंतिम दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से कई ट्रेनें रद्द थी और ऊपर से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण से जाना संभव ना हो सका। वो सभी मन महसूस कर रह जाती हैं, ये कैसी विडंबना है। आज नव्या का जन्मदिन है और आज ही माँ बगैर आशीर्वाद दिए दुनिया से चली गई। आज खुशियों से भरे इस दिन में मातम के बादल छा गए। सोच सोच कर रीना लगातार रोई जा रही थी। आज उसके आंसुओं के सामने सावन की बारिश भी फीकी पड़ रही थी। कुछ देर रो लेने के बाद रीना खामोश हो जाती है। फिर अपने भाई को फ़ोन करके कहती है, कैसी अभागिन बेटी हूँ मैं, अपनी माँ को अंतिम बार प्रणाम भी नहीं कर पाई। कम से कम एक बार मुझे माँ को देख लेने दो। ये सब वीडियो कॉलिंग के ज़रिए अंतिम दर्शन करते हैं। गनीमत माहौल गमनीय माहौल था। रीना के अलावा सारे रिश्तेदार पहुंच गए थे। रीना माँ को देखती हुई कहती है, माँ तुम मुझे अनाथ कह के चली गई, अब मुझे कौन रीना रीना कह के बुलाएगा, कौन मुझे फ़ोन करेगा, कौन मेरा हाल चाल पूछेगा। अब मैं अपनी सारी बातें किससे बताऊंगी। माँ एक बार तो उठो, आईने में उठकर अपनी सूरत निहार लो। कितने लोग मिलकर तुम्हें सजा रहे हैं। आज तुम्हारी सुंदरता निखर आई है। सच में आज रीना की माँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। सिंदूर से मांग सजा हुआ था, माथे पर लाल बिंदी, हाथ में लठी, पाँव में आलता, पीली रंग की साड़ी उन पर बहुत खिल रही थी। गले में रजनीगंधा का माला और पूरे शरीर को गेंदे के फूलों से सजाया गया था, पर पूरे शरीर में इत्र बिखेर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि कोई देवी आसमान से उतरकर धरती पर आ गई हो। आज उनकी सुंदरता में 4 चांद लग गया था। माँ को देखकर रीना आंचल में मुँह छुपाकर फिर से रोने लगती है। नव्या भी अवाक होकर देख रही थी। फिर उसने कहा, नानी माँ तुमने ये क्या किया? आज तुमने ना तो हैप्पी बर्थडे कहा और ना ही गाना गाया और सिर्फ हमें रुला रही हो। बहुत अच्छा ही बर्थडे गिफ्ट दिया आपने। काव्या कहती है, नानी माँ उठ जाओ ना, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आकर हमें गले तो लगा लो। ये कहकर सभी रोने लगते हैं। आज उन सभी के साथ घर की दीवारें, छत और घर का एक एक कोना रो रहा है। अब वो लोग 2-4 दिन बाद जाने की सोचते हैं,
लेकिन अगले ही दिन पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें एक निजी क्लिनिक में भर्ती करवाया गया। ये सुनकर रीना अपने आप को रोक नहीं पाई और रोते रोते कहने लगी, माँ को खो ही दिया है, कहीं पिता को भी ना खो दूँ। उसके बाद एक भी पल विलम्ब ना करते हुए वो अपने पति के साथ मायके चली जाती है। 2-3 दिनों में रीना के पिता नरेश जी घर चले आते हैं, लेकिन कमजोरी ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। वो ना तो उठ पाते थे, ना ही कुछ खा पी पाते थे। वो पहले से ही मानसिक रूप से बीमार थे। एक तो पत्नी से बिछड़ने का गम, दूसरा बीमार होने की वजह से पूरे टूट गए थे। मानो वो पत्नी के बिछोह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अपनी व्यथा बता भी नहीं पा रहे थे। सिर्फ जुबान हिलाकर कुछ कहना चाहते, पर किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रीना ने अपने पिता की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो पिता को समय पर दवा पिलाती। नरेश जी बिल्कुल दुधमुहे बच्चे की तरह हो गए थे। वो खाने को चबाकर नहीं खा पाते थे। पूरा समय रीना पिता के पास बैठी रहती, अपने आंसू छुपाकर अपने पिता की हर संभव से स्वस्थ रहने की कोशिश करती है। एक दिन रीना की छोटी भाभी नरेश जी को खाना खिला रही थी। शायद उनका खाना खाने का मन नहीं था और वो चबा भी नहीं पाते थे, इसीलिए उन्होंने मुंह का निवाला बहू के कपड़े पर गिरा दिया। इस पर बहू आग बबूला हो जाती है और सारा खाना उनके सिर पर उलझ देती है और कहती है, ये भी मर जाती तो अच्छा रहता, इनका भी श्राद्ध कर्म करके हम भी छुट्टी पा लेते। रीना बेचारी अवाक नज़रों से ये वाक़या देखती है और खून के घूंट पीकर रह जाती है। पिता के कपड़े बदलते हुए रीना मन ही मन सोचती है कि माँ इन्हें अकेला छोड़कर क्यों चली गई, इन्हें भी अपने साथ लेकर चली जाती। अब इनका क्या काम था यहाँ। ये सारी चीज़ें भाई के सामने होता है। वो सिर्फ अपनी पत्नी को कहता है कि मेरे बाबूजी के बारे में ऐसा मत बोलो, आपस में लड़ाई ना हो जाए। इसी वजह से रीना भी चुप हो जाती है और उसका भाई भी इस कारण ज़्यादा नहीं बोलता है। रोज़ दिन खाने को लेकर झंझट एवं पिता के लगातार गिरते स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित रहने लगी। तब रीना ने एक तरीका निकाला। वो अपने पिता को बच्चों वाला डब्बा बंद संतुलित आहार दूध में मिलाकर खिलाने लगी। अब रीना एक बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक माँ की तरह अपने पिता का ध्यान रखने लगती है। पेट भरा रहने से नरेश जी की नींद पूरी हो जाती एवं उनकी सेहत में सुधार आने लगा। रीना की मेहनत रंग लाई। अब उसके पिता 2-4 दिनों में बैठने लगे। आज उन्हें शायद अपनी पत्नी की याद आई। वो अपनी सूनी आँखों से इधर उधर उन्हें ढूंढने लगते हैं। तब रीना उन्हें मोबाइल में माँ की तस्वीर दिखाकर उन्हें शांत करती है और कहती है, माँ अस्पताल गई हैं, शाम तक आ जाएंगी। ये सुनकर नरेश जी ने राहत की सांस ली। रीना अपने पिता को खुश रखने के लिए टीवी पर पुराने फिल्मी गाने सुनाती और अपने दुख को छिपाकर झूठ मूठ का हंसती और अपने पिता को हंसाती। अपने पिता को थोड़ा स्वस्थ देखकर रीना खुश होती है। आज रीना की माँ को गुजरे 8 दिन हो गए। बीमार पिता की देखभाल करते करते ये दिन कैसे गुजर गए उसे पता भी नहीं चला। जिस दिन से वो यहाँ आई थी, अपने पिता के कमरे से बाहर नहीं निकली थी। आज वो अपने घर के चारों ओर घूमने निकली। कितना बदला बदला सा ये घर लग रहा है, रीना ने कहा। घर 2 भागों में बट गया था। दोनों घरों में अलग अलग चूल्हे चौके हैं। ना घर अपना लग रहा है और ना ये लोग अपने लग रहे हैं। रीना 2 भाइयों में इकलौती बहन थी। वो बचपन से ही थोड़ी शांत स्वभाव की थी। किसी भी बात पर घर में अशांति हो जाए उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए शायद वो थोड़ा कम बोलती थी। इस घर में रीना की माँ के जाने का किसी को दुख ना था। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बड़े बेटे बहू श्राद्ध कर्म के कार्यों को में थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे। नरेश बाबू एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी थे। सारी चीज़ों का हिसाब छोटा बेटा रखता था, इसीलिए माता पिता की जिम्मेदारी उसी ने ले रखी थी। घर वालों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ दिनों पहले इसी घर से जनाजा निकला था। कोई टीवी देख रहा है तो कोई मोबाइल पर लगा हुआ है एवं रिश्तेदार को ऐसे आमंत्रित किया जा रहा था मानो घर में कोई जश्न हो। 13वीं का दिन नज़दीक आ रहा था। घर की साफ सफाई हो रही थी। कितने अरमानों के साथ
नरेश बाबू ने घर के फर्नीचर बनवाए थे। सारे फर्नीचर दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिए थे। कुछ फर्नीचर पानी में पड़े पड़े सड़ गए थे। उन्हें बाहर फेंकवाया जा रहा था। रीना की माँ के कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल, पलंग और एक अलमारी रखा हुआ था जिसे लॉक करके रखा गया था। शादी से पहले इस अलमारी की चाबी रीना टेबल के दराज में रखती थी। जब कोई त्यौहार आता, रीना अपने माँ के कपड़े गहने अलमारी से निकाल कर पहनने के लिए देती थी, फिर वापस गहनों को साफ करके संभाल कर रख देती थी। बैंक के खाते हों या ज़मीन के कागजात, सभी चीज़ें रीना ही संभाल कर अलमारी में रखती थी। भाई के स्कूल के कपड़े हों या पिता की वर्दी, सभी कपड़ों की इस्त्री भी कहती थी। रीना के बगैर मानो इस घर का काम संभव ही नहीं था। आज वही अलमारी उसके सामने अजनबी की तरह खड़ी थी। एक अपने दुखों को अंदर समेटते आज वही अलमारी उसके सामने अजनबी की तरह खड़ी थी एवं अपने दुखों को अंदर समेटी हुई थी। माँ के बगैर आज रीना को लग रहा था कि वो अजनबियों के बीच घिरी हुई है। एक पिता में ही रीना को अपनत्व नजर आ रहा था। बोल पाने में असमर्थ पिता की आंखों में अपने लिए स्नेह देख कर ही वो थोड़ी सहज महसूस कर रही थी। नहीं तो माँ के बगैर मायका शमशान की भांति लग रहा था। आज से घर में 13वीं की तैयारी होने लगी, लेकिन रीना से कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता है। रीना से उसकी भाभियाँ कटी कटी रहती हैं। वो सीधे मुंह से बात तक नहीं कहती। रीना अगर किसी चीज़ में रोक टोक कहती तो उन्हें रीना की दखल अंदाजी पसंद नहीं आती। किसी तरह शांतिपूर्वक श्राद्ध कर्म पूरा हो गया। कुछ पैसे ज़्यादा ही खर्च हो गए, ये जानकर छोटी बहू बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर अपने पति को बोलती है कि इस बार भोज भंडारी में जितना पैसा खर्च करना था आपने कह दिया। बाबूजी के मरने के बाद किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाना होगा। अपने पति और रीना की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, आप लोगों को अच्छा लगे और या ना लगे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इतना कहने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तब ससुर के कमरे की तरफ चली गई और नरेश जी की तरफ इशारा करती हुई बोली, इनको अब मैं एक गिलास पानी भी ना दूंगी। अगर ये ना मरे तो मैं खुद अपनी जान ले लूँगी। सारे पैसे इन्हीं लोगों में खर्च हो जाएंगे तो हम लोगों के भविष्य के लिए क्या बचेगा। फिर दोनों पति पत्नी के बीच बहस छिड़ जाती है। पिछले 2 वर्षों से रीना की माँ बीमार थी। नरेश जी भी मानसिक रूप से बीमार थे। उन दोनों के इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था और देखभाल भी करनी पड़ रही थी। अब शायद छोटी बहू नरेश जी की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रही थी। ये सब देखकर बेचारे नरेश बाबू कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। डर से वो थर थर काँपने लगे। लगातार हुए बुरे बर्ताव से रीना क्षुब्ध हो गई। उसे एक घुटन सी होने लगी। रीना की दोनों बेटियां ये सब देखकर रोने लगती हैं। नरेश बाबू को शायद भूख लगी थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर इशारों से अपनी बेटी को बताने लगी। इन सब झमेलों के बीच में बेचारी रीना का कलेजा फटा जा रहा था। अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने पिता को खाना खिलाती है एवं उन्हें सुला देती है। उसके बाद वो अपनी बेटियों को भी संभालती है। अगली सुबह रीना बरामदे में अकेले चुपचाप बैठी रहती है। वो ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी। उसका मन अब यहाँ नहीं लग रहा था। अब उसे यहाँ रहने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई अनावश्यक वस्तु हो। उसी वक्त एक डाकिया आया और रीना के हाथ में एक लिफाफा देकर चला गया। रीना ने उलटकर देखा तो उस पर उसके पिता का नाम लिखा था। रीना ने जाकर वो लिफाफा अपने छोटे भाई को दे दिया और अपने कमरे की ओर चली गई। बगल का कमरा छोटे भाई का होने के कारण वहाँ की सारी बातें साफ सुनाई पड़ रही थी। वो देखती है कि बड़ा भाई और बड़ी भाभी छोटे भाई के कमरे की ओर जाते हैं। बड़ा भाई छोटा भाई से पूछता है, क्या है इस लिफाफे में। छोटा भाई बड़ा भाई से कहता है, पिछले 5 वर्षों से रुका हुआ बाबूजी के पेंशन का चेक आया है। बड़े भाई ने पूछा, कितना आया है। छोटे भाई ने कहा, 12 लाख रुपए, और अब अगले महीने से पेंशन के रुपए सुचारू रूप से मिलेंगे। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है,
बाबूजी के रुपयों के 3 हिस्से करेंगे। दोनों भाई 2 हिस्से लेंगे और 1 हिस्से से बाबूजी का इलाज कराएंगे। वो जीवित रहेंगे तो हमें बैठे बैठे ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे। अगर बाबूजी की मृत्यु हो जाती है तो उनके हिस्से के बचे रुपयों से उनकी बड़ी धूमधाम से क्रियाक्रम करेंगे और उनकी अस्थियों को हरिद्वार में जाकर विसर्जित करेंगे। आखिर हम उनके बेटे हैं, पिता के प्रति हमारा भी कुछ फर्ज बनता है और प्रत्येक महीने पेंशन के जो रुपए मिलेंगे उसमें से थोड़े बहुत मुझे भी दे दिया करना, क्योंकि मेरी भी दुकान कुछ ठीक नहीं चल रही है। आखिरकार हम दोनों को लड़ने से क्या फ़ायदा। अब से हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे। खून का रिश्ता जो है हमारा, हम सब मिलकर बाबूजी की देखभाल करेंगे। इस बात पर दोनों बहुओं ने हामी बह दी और छोटे भाई ने भी सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। बड़े भाई ने कहा, लेकिन इस बात की भनक रीना को नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो भी इसमें से हिस्सा मांगेगी। ये सारी बातें सुनकर रीना दंग रह गई। वो सोचने लगी, कैसे हैं ये लोग। दोनों भाइयों में कभी बनती नहीं थी और आज दोनों एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। क्या ये वही दोनों भाई हैं जब दोनों बीमार पड़ते थे? मैं ही रात भर जाकर बुखार देखती और पानी की पट्टियाँ बदलती रहती एवं समय पर दवा भी पिलाती। दोनों भाभियाँ तो पराई थी, मगर दोनों भाई तो अपने हैं। मुझसे भी तो उनका खून का रिश्ता है, लेकिन पैसों की खातिर एक पल में मुझे पराया कर दिया। अब शायद रिश्ते बदल गए और रिश्तों के मायने भी बदल गए। इन सब बातों को सोच सोच कर रीना को रिश्तों से घृणा आने लगी। सारे रिश्ते तार तार हो गए। वो एक घायल पंछी की तरह तड़पने लगी। अगले दिन वो सुबह उठकर बाबूजी के कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि दोनों बहुएं अपने ससुर की सेवा में तत्पर हैं। समय पर अपने ससुर को खाना खिला रही हैं। दोनों बेटों ने फल एवं दवाई लाकर दिया। पत्नी के गुजर जाने के बाद से किसी ने भी नरेश बाबू की सुध नहीं ली। वो मरे या बचे, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। आज पैसे के आ जाने पर सबकी नीयत बदल गई। रीना सोचती है कि जब बाबूजी की सारी जमा पूंजी माँ के इलाज में ख़त्म हो गई, तब ये एक बोझ बन गए थे। बेवजह उन्हें प्रताड़ित किया जाता और हर वक्त इनकी मौत मांगी जा रही थी। आज पैसे आने पर ये लोग बाबूजी के फिक्रमंद हो गए। आज उनकी पूरी आवभगत की जा रही है। अब जब तक बाबूजी जीवित रहेंगे, इन्हें पैसे मिलते रहेंगे। चलो, पैसे की खातिर ही सही, अब ये लालची लोग बाबूजी की अच्छी तरीके से देखभाल तो करेंगे। ये सोचकर रीना पिता की तरफ से निश्चिंत हो जाती है और एक राहत की सांस लेती है। रीना मन ही मन अपनी माँ को आभार व्यक्त करती है और कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये चमत्कार तुमने ही किया है। रीना अपने कमरे में कपड़े समेट रही है। आज वो अपने मायके से चली जाएगी। अचानक उसे कुछ याद आता है। वो अपने पिता के कमरे में चली जाती है। वहाँ उसकी माँ के पलंग के नीचे एक सूटकेस रखा रहता है। रीना उसे खोल कर देखती है, लेकिन उस सूटकेस में तो कुछ भी नहीं है। खाली सूटकेस देखकर रीना ने अपने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ ने अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे लिए 2 साड़ियाँ और दोनों नातिनों के लिए कलाई घड़ी खरीद कर रखी थी। अभी ये सब चीज़ें कहाँ चली गई? दोनों भाइयों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज रीना बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोल उठी, क्या तुम लोगों की बचपन की आदत अभी नहीं गई? बचपन में जब माँ मेरे लिए खाना परोसती थी, तुम लोग मुझे चिढ़ाने के लिए मेरे हाथों से खाने की थाली छीन लिया करते थे। ठीक उसी तरह आज भी मुझसे पूछे बगैर मेरी माँ की अंतिम निशानी तुम लोगों ने ले लिया और हो सकता है तुम लोगों ने अब तक मेरी चीज़ों को आपस में बांट लिया होगा। अब बताओ मैं किसके हिस्से में जाऊं? तुम लोगों ने रिश्तों को भी हिस्से में बांट लिया है। रीना की आवाज़ सुनकर बहुएं भी आ जाती हैं। रीना के भाइयों को शायद ही इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नियों की तरफ देखा तो पत्नियों ने आंखों से इशारा करके चुप रहने को कहा। इतना कहने के बाद रीना अपने कमरे में चली जाती है। अपने भाइयों के बारे में सोचती है कि कितना गिर गए हैं ये लोग। अब मेरी चीज़ें भी चुराने लगे और मैं चोरी का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती, क्योंकि ये घर तो उनका है। जब माँ ही नहीं रही तो उनकी चीज़ों का क्या मोह।
आज रीना को ऐसा लग रहा है मानो माँ के साथ साथ सारे रिश्तों ने दम तोड़ लिया है। जब कभी भी रीना दुखी होती, उसकी माँ उसे दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा इस गाने की 2 पंक्तियाँ सुना देती थी तो रीना का दुख कम हो जाता था। रीना आज अपनी माँ की उसी जादुई आवाज़ को याद करते हुए कहती है, माँ, आज तुम ये गाना सुना देती और मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख कर रो लेती तो मेरा मन हल्का हो जाता। देखो माँ, आज कोई भी मेरे पास नहीं है, एक पिता ही हैं, तो वो भी जिंदा लाश हैं। मैं अपना दुख किसे बताऊँ। इतना कहकर वो रोने लगी और अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को तकिए में छुपा लेती है। कुछ देर वो ऐसे ही बिछावन पर पड़ी रहती है, फिर एकाएक उठती है और जाकर भाइयों को बोलती है, माँ को तो नहीं देख पाई, थोड़ी देर के लिए माँ की अलमारी खोल देना, उनके कपड़े को ही देख लूँगी क्योंकि आज मैं चली जाऊँगी। दोनों भाइयों ने कहा कि वो किसी काम से बाहर निकल रहे हैं। रीना को पूरा यकीन था कि उनके भाई उसे अलमारी खोलकर माँ के कपड़े दिखा देंगे क्योंकि रीना ने तो कोई कीमती चीज़ नहीं मांगी थी। रीना पूरी उम्मीद के साथ भाइयों का इंतज़ार करने लगी। दोपहर हो गया लेकिन छोटा भाई नहीं आया। अपने समय से कुछ देरी करके बड़ा भाई आया तो रीना ने सोचा कि शायद भाई खाना खाकर मुझे बुलाएगा। रीना थोड़ी देर और रुकती है, फिर वो भाई के कमरे की ओर जाती है और पूछती है, क्या कर रहे हो भाई? तो भाई ने कहा, मेरे सिर में दर्द है और मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। रीना समझ जाती है कि उसका भाई अलमारी खोलने के चलते बहाना बना रहा है। आज शाम की ट्रेन से रीना जाने वाली है। वो बहुत उदास है और दुखी मन से खिड़की के बाहर देखने लगी। तब उसे अपनी माँ के लगाए हुए गुलाब के पौधे दिखाई दिए और वो अपने कमरे से निकलकर पौधों में पानी देने लगी। कुछ देर पौधों के पास बैठ गई, मानो वो अपना दुख पौधों को बता रही हो। उसके बाद वो अपने कमरे में चली आई। आज उसे माँ की बहुत याद आ रही है और वो अपनी माँ की यादों में खो गई। जब भी मायके से वो जाने लगती थी, 2 दिन पहले से ही उसकी माँ अपनी बेटी, दामाद और नातिनों की पसंदीदा चीज़ें जुटाने में लग जाती। अपने हाथों से तरह तरह के लड्डू, पकवान एवं नमकीन बनाकर डब्बे में भर कर देती। रीना की पसंदीदा चॉकलेट देना तो उसकी माँ कभी भूली नहीं थी। रीना बोलती, माँ, क्या मैं बच्ची हूँ? इस पर माँ बोलती, तुम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, लेकिन मेरी नज़र में तुम सदा बच्ची ही रहोगी। सामानों से 2-3 बैग भर जाते थे लेकिन माँ का मन नहीं भरता था। रीना बोलती, माँ, ये सारी चीज़ें वहाँ भी दुकानों में मिलती है, इन सब में इतने पैसे क्यों खर्च कर रही हो? इस पर रीना की माँ हंसकर बोलती, बेटियों को कुछ देने में कीमत नहीं देखी जाती और इन सब चीज़ों में मेरा प्यार छुपा है। अभी तू ये सब नहीं समझेगी, जब तेरी बेटी की शादी होगी तब मेरे प्यार का मतलब तू समझ जाएगी। फिर कुछ रुक कर रीना की माँ आंखों में आंसू लिए बोलती, ना जाने मैं नब्या की शादी देख पाऊँगी कि नहीं। बड़ी मन्नतों के बाद नब्या मेरे जीवन में आई है। न जाने ईश्वर ने मेरी किस्मत में ये सुख लिखा है कि नहीं। ये कहकर वो दुखी हो जाती थी। थोड़ी देर बाद वो कहती, मेरी नब्या की शादी किसी अच्छे घर में करना। उसके हाथ कितने कोमल है, वो घर के काम काज नहीं कर पाएगी, लेकिन उसकी शादी देने की जल्दबाजी न करना। नब्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगी तभी शादी देना। वो पढ़ने में बहुत होशियार है। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। माँ को उदास होता देख रीना अपनी माँ से बोलती, ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? तुम सारी चीज़ें देखोगी, अपनी नातिन की ब्याह की सारी जिम्मेदारी तो तुम्हें ही उठानी है, मैं कुछ नहीं करूँगी। ये कहकर रीना अपनी माँ को हंसा देती थी। अब रीना अपनी माँ की यादों से निकली और कहने लगी कि माँ, मैं तेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। अंत समय में तुम्हारे साथ 2-4 दिन भी ना गुजार पाई। मुझे लगता है मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। अभी मैं सिर्फ पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ। माँ की बातें सोचते सोचते रीना का सर भारी हो गया और वो चाय पीने के लिए रसोई घर में गई। वहाँ दोनों बहुओं ने मिलकर चाय और रास्ते के लिए नाश्ता बना कर रख दिया
और बिना कुछ कहे वो दोनों चली गई। बड़ी बहू अपने कमरे में पंखे के नीचे बैठ गई और छोटी बहू घर के बाहर पेड़ों के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर पड़ोसन के साथ बतियाने लगी। उन लोगों के व्यवहार से रीना को बहुत दुख पहुंच रहा था। उसने दुखी मन से चाय की 2 घूंट को अपने गले से उतारा और अखबार लाकर नाश्ते को लपेटकर थैले में भरा। आज रीना की माँ होती तो नाश्ते को टिफिन में अच्छे तरीके से रख देती। वो एक पल के लिए भी अपनी बेटी की आंखों से ओझल नहीं होने देती। घर से निकलने के पहले तक बेटी, दामाद एवं नातिनों के स्वागत में लगी रहती। ऑटो में चढ़ते वक्त भी रीना की माँ रीना से अगली बार आने का वादा लेकर ही बैठने देती थी। अभी यहाँ ये हालात है कि कोई पास खड़े रहने को तैयार नहीं है तो मीठे बोल क्या बोलेंगे। किसी ने भी रीना से इतना ना कहा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम हर त्योहार में आती रहना, तुम्हारा ही घर है, जब भी तुम्हारा मन करे तुम आ जाना। अब यहाँ हालात बदल गए। अभी ये सब रीना के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज रीना ने इस घर में अपनी माँ की कमी को पल पल महसूस किया। घर वालों के बुरे रवैये से उसे याद आया जब वो पिछली बार आई थी। उस समय उसकी माँ बीमार थी। वो अपनी छोटी बहू से बोली, इस बार मैं कुछ बनाकर नहीं दे सकती, इसीलिए काजू एवं पिस्ता मंगवा कर रीना को दे दो। इतना सुनते ही छोटी बहू तुरंत बोली, ये सब बहुत महंगे होते हैं। इस पर माँ बोली, बेटी को देने से कभी किसी का कुछ नहीं घटता, लेकिन फिर भी बहू ने माँ की कई चीज़ें मंगवा कर नहीं दिया। उसके इस व्यवहार से माँ बहुत दुखी हो गई थी। तब रीना ने किसी तरह से इस बात को संभाल लिया था, लेकिन आज रीना को लग रहा है इनके नियत में तो पहले ही खोट थी। आज माँ ना होने पर इनका मनोबल बढ़ गया और आज ये लोग रीना से हमेशा के लिए मुक्त होना चाह रहे थे। रीना बहुत ही दुखी मन से तैयार होती है और अपने कमरे में यूं ही चुपचाप बैठी रहती है। वो बैठकर इंतज़ार करती है कि शायद लोक लाज के लिए ही सही दोनों भाई और दोनों भाभियां थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर ही मिलने के लिए आएंगी, लेकिन उसके पास कोई नहीं आता। बड़ा भाई और बड़ी भाभी अपने कमरे में हैं और छोटी भाभी बाहर बैठी हुई हैं। छोटा भाई भी सुबह का गया, अभी तक लौट कर नहीं आया। वो ज़रूर मुझसे नजरें चुरा रहा है। बचपन से ही उसे कितना प्यार करती थी। मैं आँख मूंद कर उसकी हर बात पर भरोसा करती थी। क्या उसे भी मेरा दुख दिखाई नहीं दिया या मेरी पीड़ा समझ नहीं आई? हो सकता है एक पति और भाई का कर्तव्य निभाते निभाते उसके मन से मेरे लिए हर भावना ही मर गई हो, या शायद उसने घर वालों का साथ देने के लिए चुप रहना ही उचित समझ लिया है। ये सब सोचकर वो हताश हो जाती है और वो अपने पिता के पास बैठ जाती है। पिता के पास बैठकर रीना को थोड़ा अच्छा लगा। इधर उधर देखते हुए वो कमरे के चारों ओर नज़रें दौड़ाती है, मगर माँ की एक भी निशानी नहीं दिखती। शायद माँ के जाने के तुरंत बाद उनकी हर चीज़ों को इन लोगों ने फेंक दिया। इस कमरे को देखकर लगता ही नहीं है कि माँ कभी यहाँ रहती थी। तभी रीना की नज़र माँ की अलमारी पर पड़ती है। जब वो भली भांत समझ गई क्यों नहीं इस अलमारी को खोला गया। शायद माँ के गहनों के कारण ये अलमारी नहीं खुली। उन्हें डर होगा कि कहीं मैं माँ के गहनों में से कुछ गहने ले ना लूँ। लगता है गहनों के कारण ही इन लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हो सकता है इन लोगों के बदले व्यवहार से माँ भी दुखी रहती होंगी और उन्हें बेटे बहुओं से मानसिक प्रताड़ना मिलती होगी, जिससे उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो समय से पहले ही चली गई। एक तो माँ से बिछड़ने का गम और दूसरा घर वालों के रूखे व्यवहार से रीना एकदम टूट सी गई। आज उसे ऐसा लग रहा है कि वो इस घर की कुछ भी नहीं है। रीना सोचती है कि इस घर में मेरे बचपन से लेकर अभी तक की ना जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। कभी इस घर में मेरी आत्मा बसती थी और इस घर से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन कैसी विडंबना है, आज इस घर में एक पल भी गुजारना मुश्किल हो रहा है। अगर शरीर के किसी हिस्से में यदि कैंसर हो जाए तो उसे काट कर फेंक ही देना चाहिए। ठीक वैसी हालत मेरी हो गई है। इस घर के सारे लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं
कि मेरा जन्म भी इसी घर में हुआ था और इसी घर से मेरी पहचान है। क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने बेटियों को बनाया? जहाँ वो जन्म लेती हैं वहीं से उनका अस्तित्व मिट जाता है। रीना अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, माँ नहीं है तो क्या हुआ, पूरे परिवार के साथ कुछ पल गुजारना चाहती थी और अपने दुखों को हल्का करना चाहती थी। अलमारी में पड़े कपड़ों को छूकर मैं अपनी माँ को महसूस करना चाहती थी। उनके कपड़ों को अपने कलेजे से लगाकर थोड़ी देर रो लेती, कुछ देर के लिए ही सही। मुझे अपनी माँ के आंचल का साया तो मिल जाता। क्या यही कसूर है मेरा? क्या माँ के ना रहने पर मेरे लिए मायके का वजूद ख़त्म हो गया? अब मैं इस घर से और इन लोगों के जीवन से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रीना ने दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को उतार कर इस तरह सीने से लगा लिया मानो अपनी माँ के गले से लिपटी हुई है। कुछ देर बाद ऑटो की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा और वो हड़बड़ा उठती है और अपने पिता को प्रणाम करती है। एक माँ की तस्वीर को प्रणाम करके वापस दीवार पर लगे खूंटे से टांग देती है। रीना डबडबाई आंखों से एक बार फिर कमरे के चारों तरफ देखती है, शायद माँ की कोई निशानी दिख जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखा। अब वो आईने के पास खड़ी होकर अपने आंसुओं को पोंछने लगी। वहाँ रीना को आईने के सामने अपनी माँ की सिंदूर की डिबिया दिख गई और उसके होठों पर थोड़ी मुस्कान आ गई। रीना अपनी बेटियों को सिंदूर की डिबिया देकर कहती है, बेटा इसे संभाल कर रख दो, ये अनमोल निशानी तुम्हारी नानी माँ ने मेरे लिए रख छोड़ा है। रीना अपने बड़े भाई से भेंट करने के लिए उनके कमरे के सामने पहुँचती है, लेकिन उसे देखते ही भाई और भाभी अपना मुंह फेर लेते हैं, मानो अप्रत्यक्ष रूप से वो रीना को भविष्य में भी इस घर में आने से मना कर रहे हों। समय ने रीना के साथ कैसा खेल खेला। कभी रीना अपने माता पिता की आंखों का तारा थी, गलती से भी उन लोगों ने कभी रीना को आंखें भी ना दिखाई होंगी। आज अपने ही घर में उसके साथ परायों की तरह सलूक किया जा रहा है, लेकिन आज के इस दुर्व्यवहार से रीना पूरी तरह से टूट गई और उसे ऐसा लगने लगा कि इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। भाई भाभी के बुरे बर्ताव से अब वो और अपमानित नहीं होना चाहती थी। इसीलिए रीना ने भी फैसला लिया कि उसे अब इस घर के भंवर जाल से निकलना है और इस ज़बरदस्ती के बंधनों से मुक्त होना होगा। वो अपने भाई भाभी को बोलती है, आप लोग अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आज मैं भी आप लोगों की ज़िंदगी से दूर चली जा रही हूँ। अब आप लोग अपने हिस्से लेकर खुश रहिए। आप लोग अगर चाहें भी तो शायद ही ये रिश्ता दोबारा जुड़ सके। ये कहकर रीना घर से निकलने लगती है और दीवार को छूकर कहती है, इन दीवारों से भी मेरा हर निशानियाँ मिट चुकी हैं। शायद इस घर को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। शाम हो गई, सूरज डूब चुका है, चारों ओर उदासी ही उदासी छा गई है। रीना दुखी होकर अपने घर से निकलती है और मायके के चौखट को प्रणाम करती है। आसमान की ओर देखते हुए वो अपनी माँ को याद करके कहती है, देख माँ, तेरी बेटी इस दहलीज से खाली हाथ जा रही है। ना उसका कोई अपना है, ना अपनों का प्यार है, ना कोई उसके साथ है। इतना कहने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आज इस तरह से बेटी की विदाई देखकर रीना की माँ की आत्मा तड़प गई होगी। मायके से ठुकराई बेटी को देखकर किस माँ का कलेजा नहीं फटेगा। आज अगर उसकी माँ जीवित होती तो वो भी जीते जी मर जाती। रीना भारी कदमों से आगे बढ़ने लगी, लेकिन मुश्किल से 2-4 कदम चलने के बाद वो अचानक रुक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ पीछे से इसका आंचल खींच रही है। रीना एक पल के लिए ये भूल गई कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो खुशी के मारे जल्दी से पलटती है। उसके कंठ की आवाज़ भी भर्रा जाती है। सिर्फ किसी तरह से वो इतना ही कह पाई, माँ तुम हो क्या? पीछे मुड़ने के बाद वो देखती है, वहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन अभी भी उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसका आंचल खींच रहा है। तब वो नीचे की ओर देखती है कि उसका आंचल तो माँ के लगाए गुलाब के पौधों में फंस गया है। वो अपना आंचल छुड़ाकर नीचे बैठ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस पौधे में उसकी माँ की आत्मा बसी है
और वो रोते हुए रीना से पूछ रही है कि बेटा फिर कब आओगी। रीना अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहती है कि माँ अब मैं कहाँ आऊँ, यहाँ कौन है मेरा। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर रो लेने के बाद वो अपने आंसुओं को पोंछती है और फूलों पर पड़ी हुई पानी की बूंदें जो उसकी माँ के आंसू की तरह लग रहे थे उसे रीना अपने आंचल से पोंछने लगती है और कहती है अब मैं तुझे और रोने नहीं दूंगी माँ। रीना को आज ऐसा लगा कि पौधे के रूप में उसे माँ मिल गई और वो अपनी माँ से कहने लगी माँ मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगी अपने अंतिम समय में। कुछ दिनों पहले तुमने मुझे कहा था रीना मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। कम से कम अपनी आंखें मूंदने से पहले मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। परिस्थिति बस मैं तुम्हें अंतिम बार देख भी नहीं पाई। मुझे लगता है मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। तुम्हारी देखभाल करने से मुझे पश्चाताप करने का मौका मिल जाएगा एवं तुम्हारे होने से मेरे घर आंगन सदैव खिलखिला रहेंगे। इस पौधे के कांटे मुझे पिछले कुछ दिनों की कड़वी बातें और दुख दर्द की चुभन याद दिलाती रहेंगी, लेकिन ये फूल मुझे हमेशा तुम्हारे होने का एहसास कराएगा माँ। उसकी खुशबू के रूप में मुझे तुम्हारा प्यार जो मुझे सदा मिलता रहेगा। तुम्हारे प्यार के सामने पिछले कुछ दिनों के दर्द को मैं एक काली रात के बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहती हूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसके बाद रीना गुलाब के पौधे को उखाड़ कर आंचल में समेट लेती है। आंचल में मिट्टी सहित पौधे को समेटते देख नव्या और काव्या अपनी माँ से कहती हैं मम्मी मिट्टी से तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये सुनकर रीना ने मुस्कुराते हुए कहा ये मिट्टी नहीं, मेरी माँ के चरणों की धूल है जो आज आशीर्वाद के रूप में हमें मिला है। सच में रीना की माँ ने आज भी उसे मायके से खाली हाथ जाने नहीं दिया, क्योंकि गुलाब के पौधे के रूप में रीना को सबसे कीमती सौगात मिल गई। ऑटो में बैठते हुए रीना बहुत खुश है और फूलों को सहलाते हुए आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ भी उसके साथ है। अब वो अपनी माँ के साथ बिताए हुए मीठे पलों एवं सुनहरी यादों को दिल के पन्नों पर सहेज कर रखेगी। अपनी माँ के साथ गुजारे लम्हे ही यादगार के रूप में उसके लिए सबसे अनमोल है। एक दृढ़ संकल्प के साथ उसने प्रण लिया कि वो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से गढ़ेगी एवं अपनी माँ के सारे सपने पूरे करेगी। आज जब ज़िंदगी ने उसे मौका दिया है तो वो भी अपनी ज़िंदगी को मौका ज़रूर देगी। वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर ज़रूर काबिल बनाएगी, अपने माँ का नाम रोशन करेगी। दुख के सागर में गोता लगाते लगाते शायद आज रीना के सारे दुखों का अंत हो गया। आज रीना को बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हो रहा है। आज उसे अपनी माँ के प्यार की अनुभूति हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी माँ की गोद में सोई हुई है और उसकी माँ उसके बालों को सहलाते हुए तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ रहेगा ये गीत गुनगुना रही है। और रीना आंखें मूंद कर अपनी माँ के प्यार एवं कोमल स्पर्श को महसूस कर रही है। आज उनके मन में जीवन को नए तरीके से जीने की नई तमन्ना जागृत हो गई है। इतने में ऑटो चलने लगती है और अब वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। शायद विधाता ने बेटियों की किस्मत में यही लिखा है कि जिस मिट्टी की जड़ी होती है वहाँ से फिर से जुड़ नहीं पाती। अपने लिए वो एक नया जहान बनाती है। दोस्तों कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। हमें उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।